भाई को लगा कि तलाकशुदा बहन घर पर बोझ है और उसे बेघर करने की साजिशें रची जाने लगी। लेकिन जब मां ने घर की वसीयत और कानून का सच सबके सामने रखा तो बेटे और बहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पढ़िए एक मां के उस फैसले की कहानी जिसने रिश्तों की परिभाषा बदल दी। तुम कोई बोझ नहीं है बेटा काव्या, इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका। और हाँ, यदि किसी को काव्या के यहाँ रहने से दिक्कत है तो ये उसकी समस्या है। काव्या की नहीं, याद रखो, इसके पिता की संपत्ति पर बेटी का भी आधा अधिकार है। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि काव्या अब इसी घर में रहेगी, अपने घर में रहेगी। रात के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ चम्मच और प्लेट के टकराने की आवाजें आ रही थी। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। सुमित्रा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उनकी पैनी नजरें सब कुछ भांप रही थीं। उनके सामने उनका बेटा प्रशांत और बहू राधिका इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। मेज के एक कोने पर सिमटी सिकुड़ी सी बैठी थी काव्या। काव्या सुमित्रा देवी की बेटी। 6 महीने पहले वह अपने पति के घर से वापस आई थी। उसका विवाह एक बहुत बड़े घर में हुआ था, लेकिन वहां दहेज और मानसिक प्रताड़ना ने उसे तोड़ दिया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने वह नर्क छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके लौट आई। राधिका ने जानबूझकर पानी का जग मेज पर जोर से रखा और बोली, आज फिर बिजली का बिल 5000 आया है। समझ नहीं आता, घर में इतने लोग बढ़ गए हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। अब तो राशन भी 15 दिन में खत्म हो जाता है। काव्या का हाथ खाने के निवाले पर ही रुक गया। उसने धीरे से अपनी प्लेट आगे खिसका दी और उठने लगी। तभी राधिका ने मीठी आवाज में कहा, खाना तो पूरा खा लीजिए। वैसे आजकल किराए पर फ्लैट्स काफी सस्ते मिल रहे हैं। शहर के दूसरे कोने में अगर कोई अलग रहना चाहे तो अच्छा विकल्प है। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा देवी ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर उठ गईं। प्रशांत और राधिका एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दबा गए। उन्हें लगा योजना काम कर रही है। काव्या अब शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़ देगी। लेकिन उस रात सुमित्रा देवी नहीं सोई। उन्होंने अपनी अलमारी से फाइल निकाली जिसमें घर के कागज और अपने पति की बनाई हुई पुरानी वसीयत रखी थी। उन्होंने देर तक उन कागजों को देखा, फिर अगली सुबह सबको बैठक में बुलाया। उनकी आवाज में आज अजीब सा ठहराव था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घर पर जितना अधिकार प्रशांत का है उतना ही काव्या का भी है, क्योंकि पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे का हक बराबर होता है और यह कानून का सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। प्रशांत ने विरोध करना चाहा, लेकिन मां ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अगर इस घर में मेरी बेटी को अपमान सहना पड़े तो यह घर मेरे लिए भी घर नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी वसीयत बदल दूंगी और जो मेरे फैसले से खुश नहीं है वह अपने लिए अलग रास्ता चुन सकता है। कमरे में खामोशी फैल गई। राधिका का चेहरा उतर गया। प्रशांत की आवाज गले में अटक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वे सिर्फ अपना समझ रहे थे उसमें बराबरी का सच खड़ा है। काव्या दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, उनमें सम्मान था, सहारा था, अपनापन था। उस दिन सुमित्रा देवी ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, उन्होंने अपनी बेटी को उसका अधिकार लौटाया था और बेटे को यह सिखाया था कि घर दीवारों से नहीं, न्याय और सम्मान से बनता है। और उस घर में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि बराबरी की नींव रखी गई। बैठक में फैली खामोशी धीरे धीरे सबके भीतर उतरने लगी। प्रशांत ने पहली बार अपनी मां की आंखों में वैसी दृढ़ता देखी थी जैसी उसने बचपन में देखी थी, जब पिता के जाने के बाद उन्होंने अकेले इस घर को संभाला था। राधिका की आवाज अब पहले जैसी तीखी नहीं रही। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसे लगा था कि काव्या शर्म के बोझ तले खुद ही चली जाएगी, पर आज समीकरण बदल चुके थे। सुमित्रा देवी ने फाइल बंद की और बहुत शांत स्वर में कहा, यह घर किसी एक का नहीं है, यह उस आदमी की मेहनत का है जिसने अपनी बेटी को भी उतना ही प्यार दिया जितना बेटे को, और मैं उस मेहनत का अपमान नहीं होने दूंगी। काव्या धीरे से आगे बढ़ी। उसने मां के पैर छूने चाहे, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उनके आलिंगन में वह सुरक्षा थी जो किसी भी कागज से बड़ी थी। उस दिन के बाद घर का माहौल तुरंत नहीं बदला, लेकिन एक रेखा खिंच गई थी। अब ताने खुलेआम नहीं आते थे, इशारे धीमे पड़ गए थे और प्रशांत के भीतर भी कहीं ना कहीं अपराध बोध जागने लगा था। कुछ दिनों बाद जब काव्या ने नौकरी की तलाश शुरू की और घर के खर्च में हाथ बंटाने की बात कही तो सुमित्रा देवी ने साफ कहा कि यह तेरी मजबूरी नहीं, तेरी इच्छा होनी चाहिए, तू यहाँ मेहमान नहीं बेटी है। धीरे धीरे काव्या ने अपने आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करना शुरू किया। उसने पुराने हुनर को निखारा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर एक स्कूल में काम मिल गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। एक शाम प्रशांत चुपचाप उसके पास आया और बोला, मुझसे गलती हुई दीदी, शायद मैं समाज के डर में इतना उलझ गया कि अपना ही खून भूल गया। काव्या ने उसे देखा और बस इतना कहा, रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी कानून नहीं, दिल बड़ा करना पड़ता है। राधिका भी समय के साथ बदली।
उसने समझा कि घर में एक और औरत का होना प्रतिस्पर्धा नहीं सहारा हो सकता है। जब उसका अपना समय कठिन आया तो सबसे पहले काव्या ही उसके साथ खड़ी थी। सुमित्रा देवी दूर बैठी यह सब देखती रही। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने उस दिन जो फैसला लिया था वह सिर्फ संपत्ति का नहीं था, वह सोच का था। अब उस घर में कोई बोझ नहीं था। वहां 3 पीढ़ियों की सांसें थीं और बराबरी की नींव पर खड़ा एक परिवार था। और काव्या जब भी अपने कमरे की खिड़की से आंगन को देखती तो उसे एहसास होता कि मायका सिर्फ यादों की जगह नहीं, अधिकार की जगह भी होता है। समय के साथ घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। आंगन में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। सुबह की चाय अब अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक ही चौकी पर रखी जाती और बातें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। काव्या ने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। स्कूल की नौकरी के साथ उसने आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसे समझ आ गया था कि आत्मनिर्भर होना ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है उन सब सवालों का जो कभी उसके अस्तित्व पर उठाए गए थे। एक दिन उसके ससुराल से समझौते का प्रस्ताव आया। संदेश था कि अगर वह वापस लौट आए तो सब ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार काव्या की आंखों में डर नहीं था। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जहां सम्मान नहीं वहां वापसी नहीं। प्रशांत ने पहली बार बहन के फैसले का साथ दिया। उसे महसूस हुआ कि जिस बहन को वह बोझ समझ रहा था वही इस घर की सबसे मजबूत दीवार बन गई है। कुछ महीनों बाद सुमित्रा देवी ने सबको फिर बैठक में बुलाया। इस बार उनके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैंने वसीयत दोबारा लिख दी है। इस घर का हर हिस्सा बराबर बंटेगा और एक हिस्सा उस नाम पर भी रहेगा जो इस घर की इज्जत और हिम्मत का प्रतीक है। प्रशांत और राधिका ने सिर झुका दिया। उन्हें समझ आ गया था कि संपत्ति से बड़ा विरासत का मतलब होता है संस्कार और न्याय। समय बीतता गया और काव्या ने अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा होकर एक छोटा सा शिक्षण केंद्र खोल लिया। आसपास की कई लड़कियां वहां आने लगीं जो अपने जीवन में संघर्ष झेल रही थीं। काव्या उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं आत्मसम्मान भी सिखाती। सुमित्रा देवी अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर उन लड़कियों को आते जाते देखती और मन ही मन सोचती कि अगर उस दिन उन्होंने चुप्पी साध ली होती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। घर अब पहले जैसा नहीं था, वह और मजबूत था क्योंकि अब वहां डर नहीं बराबरी रहती थी। और एक शाम जब आंगन में दिया जल रहा था तो सुमित्रा देवी ने धीमे से कहा, बेटी को घर में रहने देने का फैसला नहीं था, बेटी को उसका हक देने का फैसला था। उस दिन काव्या ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि पिता कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उनका घर अब सच में सबका घर बन चुका था। साल गुजरते गए और उस घर की कहानी मोहल्ले में मिसाल बन गई। जहां कभी फुसफुसाहटें थीं वहां अब खुलकर बातें होती थीं, जहां कभी ताने थे वहां अब सलाह ली जाती थी। काव्या का शिक्षण केंद्र अब छोटा नहीं रहा था। कई लड़कियां वहां से पढ़कर नौकरी पर लगी। कुछ ने अपने टूटे रिश्तों से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू की। हर बार जब कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती तो काव्या को लगता जैसे वह अपने अतीत का एक टुकड़ा ठीक कर रही है। प्रशांत भी बदल चुका था। उसने अपनी बेटी को बचपन से ही यह सिखाना शुरू कर दिया कि घर पर उसका उतना ही अधिकार है जितना किसी और का राधिका। अब काव्या के साथ बैठकर योजनाएं बनाती और दोनों मिलकर घर और काम संभालती। रिश्तों में जो दरार आई थी वह पूरी तरह मिट तो नहीं पाई थी, लेकिन उसमें से समझ की हरियाली उगाई थी। एक सर्द शाम सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार उनके चारों ओर था। काव्या ने उनका हाथ थाम रखा था। प्रशांत की आंखें भीगी हुई थीं। राधिका चुपचाप उनके पैरों को सहला रही थी। सुमित्रा देवी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज किसी कागज की चिंता नहीं है। मुझे सुकून है कि मेरा घर अब सच में घर है। यहाँ कोई बोझ नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने हैं। उन्होंने काव्या की ओर देखा और कहा, बेटा याद रखना, हक मांगने से छोटा नहीं होता और देने से कोई गरीब नहीं होता। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन उनके शब्द उस घर की दीवारों में बस गए। उनके जाने के बाद वसीयत खोली गई। उसमें संपत्ति बराबर बंटी थी, लेकिन साथ ही एक पंक्ति और लिखी थी कि इस घर का एक कमरा हमेशा उन बेटियों के लिए खुला रहेगा जिन्हें अपने ही घर में जगह नहीं मिली। उस दिन प्रशांत ने आंगन में खड़े होकर कहा, यह मां का आदेश नहीं, आशीर्वाद है और हम इसे निभाएंगे। काव्या ने उसी कमरे को आश्रय कक्ष बना दिया। वहां आने वाली हर लड़की को वह एक ही बात कहती, यह घर तुम्हारा भी है। समय ने उस परिवार को परखा था, लेकिन एक मां के फैसले ने उन्हें टूटने से बचा लिया। अब जब भी कोई उस घर के सामने से गुजरता तो लोग कहते, यहाँ एक मां ने कानून नहीं इंसाफ जिया था। और सच यही था। उस दिन सुमित्रा देवी ने सिर्फ अपनी बेटी का साथ नहीं दिया था, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की रीढ़ सीधी कर दी थी। क्योंकि जिस घर में बेटी को हक मिलता है वहां रिश्ते भी सिर ऊंचा करके जीते हैं। वर्षों बाद वह घर सिर्फ एक मकान नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था। लोग दूर दूर से सुमित्रा देवी का नाम याद करते और कहते कि एक मां ने जो साहस दिखाया था उसने कई बेटियों की जिंदगी बदल दी। काव्या अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वह सहारा थी उन आवाजों का जो घर की चार दीवारी में दबा दी जाती हैं। उसने अपने शिक्षण केंद्र को एक ट्रस्ट में बदल दिया,
जहां जरूरतमंद बेटियों को पढ़ाई के साथ कानूनी जानकारी भी दी जाती थी ताकि कोई भी अपने अधिकार से अनजान न रहे। प्रशांत ने मां की तस्वीर आंगन में लगवाई और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर एक सभा रखी जाने लगी। उस दिन घर का दरवाजा सबके लिए खुला रहता। बेटियां अपने अनुभव साझा करती और मां की कही बात दोहराई जाती कि हक मांगने से छोटा नहीं होता और देने से कोई गरीब नहीं होता। राधिका भी अब उन बेटियों के साथ बैठकर अपनी पुरानी सोच स्वीकार करती और कहती कि कभी कभी डर हमें कठोर बना देता है, लेकिन समझ हमें इंसान बनाती है। समय ने धीरे धीरे सबको परिपक्व कर दिया। उस घर का वह कमरा जो वसीयत में बेटियों के लिए सुरक्षित था, अब आशा का प्रतीक बन चुका था। वहां से कई नई शुरुआतें हुई, कई आंसू थमे, कई सपनों ने उड़ान भरी। एक दिन काव्या आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। उसे लगा जैसे मां की हथेली फिर से उसके सिर पर है। उसने मन ही मन कहा, आपने उस दिन सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया था, आपने मुझे मेरी पहचान लौटा दी थी। घर की दीवारों पर अब एक वाक्य लिखा था कि यहाँ कोई बोझ नहीं है, यहाँ हर बेटी अधिकार है। और यही उस कहानी का अंतिम सच था कि जब एक मां खड़ी हो जाती है तो समाज की जड़ सोच भी झुक जाती है। उस घर में अब भी चूल्हा जलता है, हंसी गूंजती है और बराबरी की रोशनी हर कोने को उजाला देती है, क्योंकि एक दिन किसी ने डर के बजाय न्याय चुना था। और वहीं से एक नई परंपरा शुरू हुई थी, जहां मायका यादों की जगह नहीं, सम्मान की जगह बना था। कई साल और बीत गए। समय ने उस घर की दीवारों पर झुर्रियां तो डाली, लेकिन उसकी नींव और मजबूत होती गई। आंगन में अब नई पीढ़ी के कदमों की आहट गूंजती थी। छोटी छोटी बच्चियां खेलते हुए जब पूछती कि यह कमरा हमेशा खुला क्यों रहता है, तो काव्या मुस्कुराकर कहती, क्योंकि यह उस विश्वास का कमरा है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। प्रशांत की बेटी बड़ी होकर जब कानून की पढ़ाई करने शहर गई तो जाते समय उसने दादी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं उस विरासत को आगे बढ़ाऊंगी जिसमें बेटी का नाम बराबरी से लिखा जाता है। उस क्षण प्रशांत की आंखों में गर्व था। उसे समझ आ गया था कि मां ने जिस दिन आवाज उठाई थी उसी दिन आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय हो गई थी। राधिका अब हर नई बहू को एक ही सलाह देती कि घर को छोटा मत बनाओ, दिल बड़ा रखो, क्योंकि जब घर में किसी एक का अपमान होता है तो दीवारें भी शर्मिंदा होती हैं। काव्या का ट्रस्ट अब दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुका था। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने उस घर की कहानी सुनी थी जहां एक मां ने चुप रहने से इनकार कर दिया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, काव्या ने मां की तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ जैसे वह आवाज फिर गूंज रही है, तुम कोई बोझ नहीं है बेटा। उसने मन ही मन उत्तर दिया, अब कोई बेटी बोझ नहीं है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे आशीर्वाद उतर आया हो। घर के भीतर से हंसी की आवाज आई। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और आंगन फिर जीवन से भर गया। वह कहानी जो कभी एक खाने की मेज के सन्नाटे से शुरू हुई थी, अब एक परंपरा बन चुकी थी। एक ऐसी परंपरा जिसमें बेटी को जगह नहीं, अधिकार मिलता है। और सच में उस घर की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन या दीवारें नहीं थी, बल्कि वह साहस था जिसने एक दिन डर को हराकर न्याय को चुन लिया था। यही उस कहानी का अंतिम अध्याय था, जहां एक मां का फैसला समय से बड़ा साबित हुआ और एक बेटी का सम्मान पूरे समाज की रोशनी बन गया। और फिर एक दिन वही घर जिसकी चौखट पर कभी सन्नाटा बैठा था, वहां उत्सव सजा था। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर दीप जले थे और उस कमरे का दरवाजा खुला था जिसे कभी आश्रय के लिए सुरक्षित रखा गया था। अब वहां से कई सफल बेटियां अपने जीवन की नई राह पर निकल चुकी थीं। काव्या आंगन के बीच खड़ी थी। उसके चारों ओर वे लड़कियां थीं जिन्होंने अपने संघर्ष को ताकत बना लिया था। किसी ने नौकरी पाई थी, किसी ने अपना छोटा सा काम शुरू किया था, किसी ने पढ़ाई पूरी की थी, और हर एक की आंखों में वही चमक थी जो कभी सुमित्रा देवी की आंखों में थी। प्रशांत ने सबके सामने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस मां का बेटा हूं जिसने मुझे बराबरी का अर्थ समझाया, और उस बहन का भाई हूं जिसने मुझे इंसान होना सिखाया। राधिका ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ थामा और कहा कि घर तब बनता है जब हम किसी को निकालने की नहीं, अपनाने की सोचते हैं। आंगन में लगी तस्वीर के सामने सबने दीप जलाया और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे आशीर्वाद अब भी वहीं कहीं हवा में मौजूद हो। काव्या ने धीरे से कहा, यह घर अब सिर्फ हमारा नहीं है, यह उन सबका है जिन्हें अपने होने का सबूत देना पड़ा है। यहां किसी को साबित नहीं करना, यहां सिर्फ स्वीकार किया जाता है। बच्चों की हंसी फिर गूंजी और उस हंसी में बीते सालों का दर्द भी घुल गया, जैसे समय ने हर घाव पर मरहम रख दिया हो। उस रात जब सब सो गए तो काव्या ने आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे मां की आवाज फिर कह रही है, तुम कोई बोझ नहीं है बेटा। और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब इस घर में कोई भी बोझ नहीं है। यहाँ हर रिश्ता सम्मान है, हर बेटी अधिकार है और हर मां साहस है। यहीं से कहानी पूरी नहीं हुई बल्कि जीवित रही, क्योंकि कुछ फैसले किताबों में खत्म नहीं होते, वे पीढ़ियों की सोच में बस जाते हैं। उस घर की असली विरासत जमीन या वसीयत नहीं थी, बल्कि वह क्षण था
जब एक माँ ने डर के बजाय न्याय चुना और उसी क्षण एक बेटी का झुका सिर हमेशा के लिए उठ गया और समय ने जैसे उस क्षण को इतिहास बना दिया। घर की पुरानी दीवारों पर अब हल्की दरारें थीं, लेकिन उनमें से रोशनी झांकती थी, क्योंकि उस घर ने डर नहीं निर्णय देखा था, चुप्पी नहीं साहस देखा था। काव्या अब उम्र में परिपक्व हो चुकी थी। उसके बालों में हल्की सफेदी उतर आई थी, पर आंखों की चमक वैसी ही थी। हर नई लड़की जो उस कमरे की चौखट पार करती, वह सबसे पहले दीवार पर लिखे शब्द पढ़ती, यहाँ कोई बोझ नहीं है, यहाँ हर बेटी अधिकार है। प्रशांत अक्सर बरामदे में बैठकर बच्चों को खेलते देखता और सोचता कि अगर उस दिन माँ ने आवाज न उठाई होती तो शायद उसका अपना घर भीतर से खोखला रह जाता। उसने सीखा था कि संपत्ति से पहले सोच बराबर बांटनी पड़ती है। राधिका अब उस घर की बड़ी बहू नहीं, बल्कि उस विचार की संरक्षक बन चुकी थी। वह हर आने वाली बेटी को यह एहसास दिलाती कि माँ का दरवाजा नहीं सहारा होता है। एक दिन काव्या की शिष्या ने अदालत में खड़े होकर अपने हक के लिए आवाज उठाई और जीत कर बाहर आई, तो उसने सबसे पहले उसी घर की चौखट पर माथा टेका, क्योंकि उसे पता था उसकी ताकत यहीं से शुरू हुई थी। आंगन में लगे पीपल के पेड़ की छांव अब और घनी हो चुकी थी, जैसे समय खुद उस निर्णय को आशीर्वाद दे रहा हो। काव्या ने एक शाम बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहा कि कभी कभी एक माँ का साहस पूरी पीढ़ी की दिशा बदल देता है। बच्चे उत्सुकता से सुनते रहे और अंत में एक नन्ही आवाज आई, क्या हर घर में ऐसी माँ होती है? काव्या मुस्कुराई और बोली, हर घर में हो सकती है, अगर डर से बड़ा न्याय हो जाए। रात गहराती गई, आसमान में तारे चमकने लगे और उस घर के आंगन में शांति उतर आई, वह शांति जो संघर्ष के बाद मिलती है। कहानी अब समाप्त नहीं हुई थी, वह सांस ले रही थी। हर उस निर्णय में जहां कोई बेटी खुद को बोझ मानने से इनकार करती है, हर उस माँ में जो चुप्पी तोड़ती है, हर उस भाई में जो बराबरी स्वीकार करता है। और सच यही रहा कि उस घर की सबसे बड़ी विरासत जमीन नहीं साहस था, वसीयत नहीं विचार था। जिस दिन सुमित्रा देवी ने कहा था, तुम कोई बोझ नहीं है बेटा, उसी दिन एक बेटी ही नहीं, एक सोच आजाद हुई थी। और जब सोच आजाद हो जाए तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, वह रोशनी बन जाता है, और उस रोशनी की चमक वर्षों तक फीकी नहीं पड़ी। समय बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन उस घर का एक नियम कभी नहीं बदला कि वहां किसी बेटी को सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर उठाकर रहना है। काव्या अब कई लड़कियों के लिए सिर्फ नाम नहीं, विश्वास बन चुकी थी। जब भी कोई टूटी हुई आवाज उस दरवाजे तक पहुंचती, उसे अंदर आने से पहले अपनी सफाई नहीं देनी पड़ती थी, क्योंकि उस घर ने सिखा दिया था कि सहारा देने से पहले सवाल नहीं किए जाते। प्रशांत ने अपने भीतर के उस पुराने डर को पूरी तरह छोड़ दिया था। अब जब भी समाज में कोई बेटी के हक पर सवाल उठाता, वह सबसे पहले खड़ा होता और कहता कि कानून से पहले इंसानियत सीखो, क्योंकि मैंने अपनी मां से यही सीखा है। राधिका ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख स्वीकार कर ली थी। वह अक्सर कहती कि जिस दिन मैंने काव्या को प्रतिस्पर्धा समझा था, उसी दिन मैं छोटी हो गई थी, और जिस दिन उसे सहारा माना, उसी दिन मेरा घर बड़ा हो गया। आंगन में खेलती नई पीढ़ी अब बराबरी को स्वाभाविक मानती थी। उन्हें यह अलग से समझाना नहीं पड़ता था कि बेटा और बेटी समान हैं, क्योंकि उन्होंने यह वातावरण में महसूस किया था। सुमित्रा देवी की तस्वीर के नीचे एक और पंक्ति जुड़ गई थी, जहां लिखा था, न्याय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और सम्मान से बड़ी कोई विरासत नहीं। एक दिन काव्या ने अपने शिक्षण केंद्र की सबसे पहली छात्रा को मंच पर सम्मानित किया। वह लड़की अब वकील बन चुकी थी और उसने अपने भाषण में कहा, अगर उस घर की एक माँ ने अपनी बेटी के लिए आवाज न उठाई होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी न होती। तालियों की गूंज में काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पीड़ा नहीं, गर्व था। रात को जब सब शांत हुआ तो वह उसी आंगन में खड़ी रही जहां कभी उसके अस्तित्व पर सवाल उठे थे। उसने महसूस किया कि दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता अगर उसे साहस में बदल दिया जाए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आपने उस दिन जो फैसला लिया था वह सिर्फ मेरा नहीं था, वह उन सबका था जो कभी अपने ही घर में पराये कर दिए जाते हैं। हवा ने जैसे उसकी बात को दूर तक पहुंचा दिया, और इस तरह वह कहानी जो एक खाने की मेज के सन्नाटे से शुरू हुई थी, अब एक विचारधारा बन चुकी थी। उस घर की असली पहचान अब यह नहीं थी कि वहां कितने कमरे हैं या कितनी जमीन है, बल्कि यह थी कि वहां किसी को बोझ नहीं कहा जाता, क्योंकि एक माँ ने तय किया था कि उसकी बेटी सिर झुकाकर नहीं जिएगी। और जब एक माँ यह तय कर ले तो इतिहास बदलने में देर नहीं लगती। जिस बेटी को अपने ही घर में बोझ कहा गया, उसी के हक के लिए जब माँ खड़ी हुई तो पूरे घर की सोच बदल गई। रात की उस बैठक में माँ ने जब वसीयत खोली तो बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई ताकतवर। तुम कोई बोझ नहीं है बेटा, इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है। और यही एक वाक्य पूरे परिवार की दिशा बदल गया। अगर आप माँ की जगह होते तो क्या यही फैसला लेते? क्या बेटियों को मायके में बराबर हक मिलना चाहिए? खुलकर लिखिए। क्या आज भी समाज में तलाकशुदा बेटी को बोझ समझा जाता है? इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सही लगा और क्यों? क्या कानून जानना हर बेटी के लिए जरूरी है? अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या करते?
क्या रिश्ते अहम से बड़े होते हैं या इंसाफ से? अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी एक सोच किसी और को हिम्मत दे सकती है। अगर आप मानते हैं कि बेटी बोझ नहीं अधिकार है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। हर उस भाई तक यह कहानी पहुंचनी चाहिए जो बहन को पराया समझता है। हर मां को यह पढ़ना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह चुपचाप न रहे। अगर आप बेटियों के बराबरी के हक के साथ हैं तो इसे आगे बढ़ाइए।